as I have heard that this is the last training program, last day of the training program, perhaps. So all of you have already completed 1 year of the training program. Is it so? Your training program has already been completed. Yes, sir. Yes. So you must have some physical training along with sub-judge and munsif. You must have attended court of subordinate judge and court of munsif and watched the. Sir, this is not which among sir. Sir, हाँ बोलिए. but this is 4 days orientation course. हाँ. This is not the sir starting days training period. It is only 4 days orientation course. ओके ओके. तो आप लोग सभी कोर्ट होल्ड कर रहे हैं एज ए सिविल. अलग अलग कैपेसिटीज में सर, कुछ मुंसिफ है, कुछ रेलवे मजिस्ट्रेट्स हैं, तब कुछ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. तब तो आप लोग को अनुभव है. तो टॉपिक तो फंडामेंटल्स तो आपको मालूम ही है. तो फंडामेंटल्स में कुछ बताना है क्या? टॉपिक जो रखा गया, आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन की नया बैच जो है ये जो इंडक्शन वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हो रहा है. नहीं सर, ओरिएंटेशन कोर्स है. पहले से तो काफी कुछ बताया, वैसे और भी कुछ बताएंगे तो हमारा फायदा. ठीक है, तब तो ज्यादा अच्छा. आप लोग मेरा क्लास पहले अटेंड कर चुके हैं ना? जी सर. हाँ, अटेंड कर चुके हैं. अच्छा ये बताइए कि आप लोग में से कितने लोग हैं जो मेरा वीडियो चैनल पर भी लेक्चर सुने हैं? आप लोग में से कोई सुने वीडियो चैनल पर मेरा लेक्चर? जानकारी नहीं है सर. आप किसी भी आपके अभी जितने भी ऑफिसर हैं, ऑलमोस्ट कितने ऑफिसर हैं अभी आप? 95-96 अराउंड. हम सभी से पूछ रहे हैं 95 या 96 ऑफिसर जो अभी ज्वाइन किए हुए हैं, किन्हीं को मालूम है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम का वीडियो लेक्चर भी आ रहा है मेरा? नहीं सर, उसकी जानकारी नहीं है. नहीं है तो आप लोग सब लोग नोट कीजिए. चैनल का नाम है. हाँ, आप लोग चैनल 2 बार देखे हैं. अच्छा देखे हैं आप? हाँ हाँ, तब तो आपको जानकारी होगा. हाँ, हमको जानकारी है सर. तो सीपीसी पर लगातार 18 लेक्चर है. जब प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो आप अपने कलीग लोग को नहीं बताए थे? बहुत सा तो हाँ, अब सब लोग नोट कर लीजिए. चैनल का नाम है अवेयरनेस ऑफ लीगल फ्रैटर्निटीज. अवेयरनेस ऑफ लीगल फ्रैटर्निटीज. यूट्यूब पर जाके क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट. प्लेलिस्ट में टोटल लेक्चर आ जाएगा. अभी तक मेरे ख्याल से 58 लेक्चर अपलोडेड है और इन प्रोसेस में है. बहुत सा एकेडमी से हमको लेक्चर मिला नहीं, तो उसमें 2 तरह का लेक्चर मिलेगा आपको. एक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में दिया गया है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, वो मिलेगा. और एक जनरल लेक्चर है, जैसे कोई जुडिशियल ऑफिसर या कोई एडवोकेट ने किसी खास टॉपिक पर रिक्वेस्ट भेजा, अपना कमेंट भेजा, उसमें रिक्वेस्ट किया कि इस टॉपिक पर भी कुछ बताया जाए, तो कुछ जनरल वीडियोज भी है. 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है. लेकिन सीपीसी से कंसर्निंग है आपका 18 लेक्चर होगा मेरे ख्याल से. तो जब जिस टॉपिक पर आप क्लिक कीजिएगा, अभी उसमें इनिशियल स्टेज में है. सीनियर जुडिशियल ऑफिसर लोग कई बार हमसे रिक्वेस्ट किए थे कि जो भी ट्रेनिंग में आप लेक्चर देते हैं वहाँ पर रिकॉर्डिंग सब नहीं हुआ है एकेडमी में. लेकिन मेरे ख्याल से मजिस्ट्रेट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट जज तक के ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेरा कम से कम तो 500 से 1000 लेक्चर के बीच में होना चाहिए. तो सभी लेक्चर वहाँ रिकॉर्डेड नहीं और सब अवेलेबल नहीं है. और जो पुराना लेक्चर है वो अभी हमको मिल नहीं रहा है. उसको भी कुछ मिला है जिसको हमने अपलोड करवा दिया. उसमें लैंड लॉ बिहार बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 घंटा 40 मिनट का है. बिहार के लैंड लॉ, चूंकि सिविल आप करते हैं तो बिहार के लैंड लॉ के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए. और ख़ास करके वो ऐसे अफसर जो आउट ऑफ बिहार के हैं, उनको बिहार का लैंड लॉ यानी कि बंगाल टेनेंसी एक्ट एंड अदर रिलेटेड एक्ट से जानकारी नहीं है. और सिविल सूट में हर बार आपको उस तरह का प्रॉब्लम आएगा. आज तक लोग पूछते ही जाते हैं, सीनियर ऑफिसर भी, जूनियर ऑफिसर भी. हर स्टेज में जरूरत पड़ेगा. तो फंडामेंटल कंसेप्शन के लिए
बहुत सा ऐसा मैटर है अभी अवेलेबल है जो आपको बहुत काम का है। तो आप लोग सब लोग तुरंत उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर चैनल का नाम नहीं लिखते हैं तो ऐसे भी सिर्फ आर.के. पी. सिंह लेक्चर सीरीज बोलेंगे तो आपको आ जाएगा। और आज ये लेक्चर खत्म होगा, ये भी चला जाएगा, अपलोड हो जाएगा। वर्चुअल में आसान है अपलोड करना, वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो वहाँ पर होता है फिजिकल में, उन लोग फिर रिकॉर्ड करके हमको देंगे, या वहाँ से कोई मैकेनिज्म होगा तो अपलोड करने का तभी हो सकता है। देखा है, तो आप लोग सब जानकार हैं, केस कर चुके हैं और अभी कर रहे हैं। तो अब ये बताइए कि हम कुछ बेसिक बात आपको फिर से बताएं, या आप अपना प्रॉब्लम बताइए जो आप लोग टेक्निकली कोर्ट में फेस कर रहे हैं। हमारा अनुभव है कि बहुत ऐसे नए सब डिवीजन हैं जहाँ पर कि आप लोग की पोस्टिंग है, और वहाँ पर जो कॉम्पिटेंट सिविल लॉयर नहीं है, इसलिए प्रॉपर असिस्टेंस जो बार का मिलना चाहिए वो जुडिशियल ऑफिसर को नहीं मिलता है। और वर्क लोड के कारण जुडिशियल ऑफिसर भी अपना उतना फोकस लॉ पढ़ने पर या लॉ हंट आउट करने पर नहीं दे पाते हैं। तो उन लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है जिसका सॉर्ट आउट करने के लिए वो चाहते हैं इजी रेफरेंस। तो उसी तरह से अगर आप लोग अपना अपना अनुभव के आधार पर सीपीसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पहले पूछना हो तो पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर दूसरे एक्ट्स और मैटर से भी पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये फंडामेंटल्स बेसिक चीज बताने के बजाय आपको पूरा क्वेश्चन आंसर सेशंस के रूप में ही अगर इसको लिया जाए तो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। क्या आप लोग इससे एग्री करते हैं? सर हाँ, तब आप लोग वन बाई वन अपना अपना अनुभव के आधार पर जो प्रॉब्लम या तो आप सॉल्व कर चुके हैं और उसमें कोई डाउट है, जैसे कल ही एक एडीजे साहब बहुआ से फोन किए थे, वो जजमेंट पास कर दिए, उसके बाद उनको डाउट हुआ था, आपसे कंसल्ट किए, और जब कंसल्ट किए तो उन्होंने एक्सप्रेस किया कि हमसे गलती हो गई। तो ऐसा भी होता है, बहुत लोग कंसस रहते हैं। तो आप जो जजमेंट पास भी कर दिए हैं, कोई डाउटफुल है तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं, और अभी प्रॉब्लम करंट है तो उसमें भी पूछ सकते हैं, कोई जो सिचुएशन आपके पास है, या कोई अभी करंट नहीं है लेकिन आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न है जो सिविल ट्रायल से रिलेटेड है और आपको लगता है कि इसकी क्लैरिटी नहीं है, तो उस पर भी पूछ सकते हैं। इट इज फॉर यू। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? अपना वीडियो ऑन कीजिए। और क्या नाम है? विजयंत जी। विजयंत सिंह नाम से। हाँ बोलिए। सर वीडियो ऑन कर लीजिए आप अपना, जो वीडियो ऑन कर लीजिए। नेटवर्क की यहाँ दिक्कत है सर। अच्छा ठीक है, तब मोबाइल पर आप हैं? हाँ सर। अच्छा ठीक है, बोलिए। सर ये जानना चाहते सर कि जैसे सूट जो दाखिल होता है और उसमें जो सम्मन की जो प्रक्रिया होती है वही क्या सर इंजेक्शन में भी फॉलो करते हैं? नहीं, देखिए, इंजेक्शन के लिए जब इंजंक्शन में आप सो काउज करते हैं तो उसमें सो काउज नोटिस होता है। हाँ। और अगर इंजंक्शन करते हैं, हाँ, तो इंजंक्शन नोटिस होता है। वो तो फॉर्मेट आपको सीपीसी में मिला। आपको याद होगा कि इस पर थ्रेड बेयर डिस्कशन किया है मैंने कि सीपीसी का 3 अरेंजमेंट और आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा, और आप लोग फिजिकल क्लास में भी आप लोग को बताए थे कि पहला पार्ट है सेक्शन, दूसरा पार्ट है आपका ऑर्डर एंड रूल, और तीसरा पार्ट है अपेंडिक्स। तो पहला पार्ट सेक्शन है जो कोर्ट को इम्पावर करता है, यानी कि पावर वेस्ट करता है, कौन कौन सा काम कर सकते हैं आप। और दूसरा पार्ट है कि उस पावर को आप कैसे यूटिलाइज कीजिएगा, उसके संबंधित रूल्स है। और तीसरा पार्ट है कि जो पावर आप एक्सरसाइज करेंगे उसके कंप्लायंस के लिए क्या क्या प्रोसेस इशू होगा, उसके लिए है आपका अपेंडिक्स। और तीनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री है, इसलिए वो उसका स्टैट्यूटरी फोर्स है। इस पर आप लोग को जजमेंट भी लिखाए थे, याद है कि नहीं? Appendix is the part of CPC and it is just like a statute. याद है आप लोगों की? भूल गए?
किन्हीं का सिस्टम से साउंड आ रहा है। हाँ विजयवंत जी, आपको याद है? सॉरी सर, नहीं याद है सर। नहीं याद है? याद नहीं सर। लीजिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम में ध्यान पूर्वक नहीं आप लोग देखते हैं। देखिए, अपेंडिक्स जो है, जैसे आप अपेंडिक्स सीपीसी आप लोग के पास है अभी, तो सब अपना अपना सीपीसी निकाल लीजिए, उसी के रेफरेंस से बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो सीपीसी में आप देखिएगा सेक्शन एंड ऑर्डर और उसके बाद रूल्स है। तो सबसे पहले आप निकालिएगा सीपीसी का सेक्शन है जो है 129। उसके पहले है 121। 121 पहले निकालिए। सब लोग निकाल लीजिए। जिनके पास बुक अभी सामने नहीं है तो मोबाइल से भी देख सकते हैं। 121 कहता है इफेक्ट ऑफ रूल्स इन फर्स्ट शेड्यूल। तो ये जो है रूल्स है, जो ऑर्डर एंड रूल, ये फर्स्ट शेड्यूल करके है, उसमें है The rules in the first schedule shall have effect as if enacted in the body of this code। देखिए कितना मीनिंगफुल वर्ड यूज किया है लेजिस्लेचर ने कि फर्स्ट शेड्यूल में जो दिया हुआ है रूल्स, ये रूल्स बॉडी ऑफ द कोड में है, मतलब ये स्टैट्यूट या सेक्शन का ही पार्ट है, उस अलग नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी क्रिएचर है, या मान लीजिए कि ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी में बहुत सा पार्ट्स मिल के बॉडी बना है, तो वो बॉडी का हर पार्ट अपने आप में महत्वपूर्ण है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, एक के बिना दूसरा फंक्शन नहीं कर सकता। उसी तरह से ये अरेंजमेंट किया गया। पहले पुराना ये फोर्थ सीपीसी है हम लोग का। जो ओरिजिनल सीपीसी था 2 बार अमेंड हुआ, दोनों में 1700 कुछ सेक्शंस था टोटल। तो बहुत डिफिकल्टी होती थी सेक्शन खोजने में, प्रोविजन खोजने में। तो बाद में उसको सिंप्लीफाई करने के लिए पूरा रीअरेंज किया गया। तो ये एक्ट जो अभी हम लोग के पास है, इसके पहले वाला जो एक्ट था उसमें ऑर्डर एंड रूल के फॉर्म में आया, फिर इस एक्ट में और सिंप्लीफाई किया गया, और उस सिंप्लीफिकेशन के बाद लगातार 55 में भी अमेंडमेंट हुआ, फिर 77 में बहुत मेजर अमेंडमेंट हुआ, फिर 99 में हुआ जो 2002 से लागू है, ये सब आप लोग को मालूम है। तो सेक्शन 121 कहता है कि रूल है जो वो बॉडी ऑफ द कोर्ट है, उसी के अंतर्गत, वो अलग नहीं है। और फिर आप निकालिएगा एक ऑर्डर निकालिए, ऑर्डर 48 मिलेगा आपको। ऑर्डर 48 का सब रूल 3, उसको इंटरलिंक करने के लिए फिर वहां ऑर्डर भी बना दिया गया। ऑर्डर 43, सॉरी, ऑर्डर 48 रूल 3। इसमें कहता है यूज ऑफ फॉर्म्स इन अपेंडिक्स। द फॉर्म्स गिवन इन द अपेंडिसेज with such variation as the circumstance of each case may require shall be used for the purpose therein mentioned। तो जो ये फॉर्म है अपेंडिक्स में दिया हुआ, अपेंडिक्स भी A B C D E F G है, तो अलग अलग उसका पार्ट है। A में प्लीडिंग्स है, B में रिटन स्टेटमेंट का है, C में समन्स वगैरह का। इस तरह से अलग अलग अपेंडिक्स में अलग अलग जो इस्तेमाल होता है, जो पावर एक्सरसाइज कोर्ट के द्वारा किया जाता है, वो सब उसमें लिखा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब दोनों को एक साथ पढ़िए, सेक्शन 121 और ये ऑर्डर 48 रूल 3। तो क्या पता चलता है, तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और एक के बगैर दूसरे का काम नहीं चलेगा। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। आगे जाके जब आपको बाय एंड लार्ज आपको अनुभव बढ़ेगा तो देखिएगा। आप लोग बताइए, आप लोगों में से किन्हीं के कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस आया है?
ये आप लोगों ने कोई किया है? जी सर। किया है। तो उसके लिए देखिए बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, रेडीनेस एंड विलिंगनेस। वो इक्विटेबल रिलीफ होता है, तो स्पेसिफिक रिलीफ उसी को मिल सकता है जो वन हु एक्ट्स अकॉर्डिंग टू इक्विटी। दूसरे सेंस में कहा गया वन हु डज इक्विटी डिजर्व्स इक्विटी, वो इक्विटेबल प्रिंसिपल पर है। और डिस्क्रिशनरी रिलीफ है कोर्ट का, ये नहीं है कि कोर्ट उसको ग्रांट कर देगा, उसके लिए सर्टेन पैरामीटर्स है। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 16 में भी लिखा हुआ है रेडीनेस एंड विलिंगनेस होगा। और सीपीसी के फॉर्म नंबर 47 निकालिए, फॉर्म नंबर 47 एंड 48 अपेंडिक्स ए का, जो इसमें प्लीडिंग कहता है, कितना इंपॉर्टेंट है उससे बता देते हैं समझने के लिए। फॉर्म नंबर 47 और 48 निकालिए। मिला आपको 47 एंड 48? जी सर। उसमें देखिए यस सर। दोनों में एक पारा लिखा हुआ, वो एक नमूना दिया हुआ है कि प्लीडिंग कैसे होगा। हर तरह का केस का प्लीडिंग का नमूना दिया हुआ है। तो उसमें देखिएगा दोनों में 47 एंड 48 में विलिंगनेस एंड रेडीनेस लिखा हुआ है कि नहीं? 47 के पारा नंबर 3 में देखिए, फॉर्म नंबर 47 के पारा 3 में, द प्लेंटिफ हैज बीन एंड स्टिल इज रेडी एंड विलिंग स्पेसिफिकली टू परफॉर्म द एग्रीमेंट ऑन हिज पार्ट ऑफ हिज द डिफेंडेंट हैड नोटिस। और उसी तरह से 48 में भी देखिएगा, ये है 5, the plaintiff is still ready and willing to pay the purchase money of the said property। तो अब ये इंडिकेशन है, ये एक मॉडल फॉर्म दिया हुआ है, इसी आधार पर प्लीडिंग होना चाहिए। तो वो प्लीडिंग का चूंकि इक्विटेबल रिलीफ है, जस्ट एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जो सेंटर पॉइंट है, वो रेडीनेस एंड विलिंगनेस है। इसलिए इस पर बाकी तो अलग अलग केस में वैरी करेगा, तो हर केस में ही रहना चाहिए। तो इंडिकेशन है, तो इसीलिए अगर तीनों को एक साथ पढ़ते हैं तो इसका महत्व समझ में आता है। इस पर हमने आप लोग को जजमेंट भी लिखाया था, वो भी नोट कर लीजिए। ये कभी भी जरूरत पड़े तो फॉर्म को इग्नोर नहीं कीजिएगा, फॉर्म देखिएगा। और अभी जो प्रश्न किए हैं गया से, उसका आंसर भी इसी में छिपा हुआ है, इसीलिए हम डिटेल में बता रहे हैं। लिखिए, जजमेंट लिखिए आप लोग। पहला जजमेंट है AIR 1966 राजस्थान 261। हो गया। दूसरा है जजमेंट AIR 1983 पटना 278। AIR 1983 पटना 278। तीसरा जजमेंट है, वो लिखिए 2004 वॉल्यूम 6 SCC 378। ये सुप्रीम कोर्ट का है, SCC केसेस, सुप्रीम कोर्ट केसेस जर्नल का नाम हुआ। पार्टी का नाम भी लिख सकते हैं, वरीद जैकब, वरीद VAREED, वरीद जैकब JACOB, वरीद जैकब वर्सेस सोसम्मा। इस जजमेंट के पारा नंबर 5 और 6 में आप पढ़िए तो CPC का जो स्कीम है वो भी दिया हुआ है, और प्लस सप्लीमेंटल और इंसिडेंटल और एंसिलरी प्रोसीडिंग, इंटरलॉक्टरी, ये सब इसमें एक्सप्लेन है। जैसे आपने इंजंक्शन का सवाल किया कि सम्मन जाएगा कि नहीं जाएगा, तो वो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग के चैप्टर में आता है। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग का मतलब हुआ कि जब सिविल सूट फाइल हुआ तो मेन प्रोसीडिंग सूट का हुआ, तो यहाँ पर प्रोसीडिंग और सूट को अलग अलग डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 141 है,
सीपीसी का सेक्शन 141 है, वो इस बात के लिए बनाया गया कि जो प्रोसीडिंग होता है सीपीसी के अंदर, वो प्रोसीडिंग के लिए कोई अलग से रूल्स नहीं है उसके ट्रायल का। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सूट डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो गया तो उसका हम रिस्टोरेशन लाते हैं 9 रूल 4 में। अगर कोई एक्स पार्टी डिग्री हो गया तो सेटिंग असाइड लाते हैं 9 रूल 13 में। तो इस तरह से अदर बहुत सारा प्रोसीडिंग्स होता है, ऑर्डर 41 में भी होता है, ऑर्डर 21 में भी होता है। देयर आर सो मेनी प्रोसीडिंग, और एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग तो आप जानते हैं। तो वो सब प्रोसीडिंग्स के लिए अलग अलग रूल्स नहीं है। जो सिविल ट्रायल का जो प्रिंसिपल है, सिविल ट्रायल का जो प्रोसीजर है कि प्लेंट एडमिट होगा, उसका समन्स जाएगा, तो ऑर्डर 5 का सारा प्रावधान है। समन्स के बाद सर्विस डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको, वैलिड, ऑर्डर 9 रूल 6 है। ऑर्डर 8 में अगर रिटन स्टेटमेंट दे देता है, अपीयर कर जाता है, तो उसके बाद सेटलमेंट ऑफ इशू में जाएंगे। तो ये सब प्रोसीजर, जब सेटलमेंट ऑफ इशू हो जाएगा तो ऑर्डर 18 में जाएंगे हियरिंग के लिए। तो ये सारा प्रोसीजर जो बना हुआ है वो ट्रायल के लिए, सूट के ट्रायल के लिए। लेकिन अगर उसी तरह का मिसलेनियस प्रोसीडिंग बहुत सारा होता है सीपीसी के अंदर, तो उस मिसलेनियस प्रोसीडिंग के लिए एक सेक्शन बना दिया गया 141। 141 कहता है कि जो प्रोसीजर ट्रायल सिविल सूट का होगा वही प्रोसीजर सेम होगा। यानी कि उसमें भी अगर फाइल होता है तो वो एप्लीकेशन होगा। यहाँ जो सूट फाइल होता है ये प्लेंट होता है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन एंड प्लेंट। तो उसका क्या होगा, वो भी एडमिट होगा, उसमें जो अपोजिट पार्टी है उसको भी नोटिस जाएगा। तो वो नोटिस जाएगा, उसका प्रोसीजर ऑर्डर 5 का होगा, लेकिन नोटिस का कंटेक्स्ट सब में अलग अलग है। तो अगर इंजंक्शन का होता है तो इंजंक्शन का जो नोटिस जाता है उसका भी इसमें फॉर्म दिया हुआ है नोटिस का, किस अपेंडिक्स में कितना फॉर्म नंबर ये आपको देखना है। अगर आप एक्स पार्टी इंजंक्शन पास कर देते हैं तो एक्स पार्टी इंजंक्शन का एक ऑर्डर है, उसको कैसे पता चलेगा डिफेंडेंट का? एक्स पार्टी है तो अभी प्लेंटिफ आपके सामने है, तो एक अलग से होता है, उसको बोलते हैं नोटिस ऑफ इंजंक्शन। तो ये ऑर्डर 48 सब क्लॉज 3 कहता है कि अगर फॉर्म अवेलेबल है सीपीसी में तो सेम फॉर्म जाएगा। अगर फॉर्म अवेलेबल नहीं है तो कोई दूसरा फॉर्म को देख के आधार मान करके अब मिलता जुलता फॉर्म बना करके आप भेज सकते हैं। तो वो जनरली वकील लोग बना करके देते हैं। कोर्ट का आदेश होता है सम्मन मुसन्ना, तो वकील लोग देते हैं। तो बहुत वकील लोग भी जानकारी नहीं रखने के कारण गलत फॉर्म यूज करते हैं। इस पर प्रिजाइडिंग अफसर को जानकारी रहेगी तो चेक कर सकते हैं कि ये फॉर्म सही नहीं, दूसरा फॉर्म यूज कीजिए, या पॉइंट आउट कर सकते हैं कि देखिए अपेंडिक्स में इसके लिए फॉर्म है। तो जब आप इंजंक्शन ऑर्डर पास करते हैं तो 2 स्टेज है। एक होता है एक्स पार्टी इंजंक्शन, जिसको बोलते हैं एड इंट्रीम, मतलब अभी तुरंत कर दिया। लेकिन टेम्पोररी इंजंक्शन का भी पार्ट है। तो आप ये कह सकते हैं कि टेम्पोररी इंजंक्शन का 2 स्टेज है, एक एड इंट्रीम है और एक टेम्पोररी। एड इंट्रीम मीन्स विदाउट हियरिंग अदर साइड, तावक्त तुरंत बीच में उसका माने। तो प्लेंट फाइल हुआ, एक्स पार्टी आपके प्रेयर हुआ, ऐसा सिचुएशन है कि इंजंक्शन करना जरूरी है, तो एड इंट्रीम इंजंक्शन करेंगे। तो एड इंट्रीम इंजंक्शन करेंगे तो उसका प्रावधान ऑर्डर 39 रूल 2 में बना हुआ है कि उस सारा डॉक्यूमेंट्स का कॉपी देना होगा, एफिडेविट देना होगा, वो सब कंप्लाई करना जरूरी है, तभी एड इंट्रीम इंजंक्शन आप दे सकते हैं। तो नेक्स्ट डे होकर के सारा कंप्लायंस करना पड़ता है प्लेंटिफ को, और सब डॉक्यूमेंट्स का सब नोटिस के साथ जाता है। और अगर एक्स पार्टी नहीं करते हैं तो आप सीधे शो कॉज करते हैं। तो दोनों की 2 स्थिति है। अगर एक्स पार्टी करते हैं तो आपको 2 नोटिस भेजना पड़ेगा। एक नोटिस तो शो कॉज का भेजना पड़ेगा कि क्यों नहीं इंजंक्शन ऑर्डर आपके अगेंस्ट जो हमने पास किया है उसको हम एब्सोल्यूट कर दें। और दूसरा नोटिस जाएगा कि आपके अगेंस्ट इंजंक्शन ऑर्डर पास हो गया है और आप इस काम को करने से रोकिए। तो दूसरा नोटिस में जो इंजंक्शन ऑर्डर का ऑपरेटिव पोर्शन होगा वो लिखा रहता है। जैसे कहते हैं द डिफेंडेंट इज हियर बाई रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम डिस्पोजिंग एलिनेटिंग द प्रॉपर्टी इन सूट एंड ही इज ऑल्सो फर्दर रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम चेंजिंग द फिजिकल फीचर एंड कन्फिग्रेशन ऑफ द सूट। तो ये जो ऑपरेटिव पोर्शन है आपके ऑर्डर का वो नीचे में लिखा रहेगा। तो उसमें 2 नोटिस जाएगा, उसमें समन्स नहीं जाएगा जो सूट में जाता है। सूट में समन्स जाता है ऑर्डर 5 में लिखा हुआ,
और उस समन्स का फॉर्म है, समन्स दो तरह का होता है, समन्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इशू एंड समन्स फॉर हियरिंग। तो ऑर्डर 5 रूल 1 में और ऑर्डर 5 रूल 5 में दो तरह का सम्मन होता है, उसका भी फॉर्म बना हुआ है आपको। तो जनरली हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, पहले समन्स भेजते हैं फॉर सेटलमेंट ऑफ इशू, उसके बाद फिर हियरिंग का जाता है। तब जब चूंकि पार्टी दोनों आ गया और सेटलमेंट ऑफ इशू हो गया तो फिर दोबारा सम्मन भेजने की जरूरत है। सम्मन तो इस बात के लिए है टू प्रोक्योर अपीयरेंस ऑफ द अदर साइड, तो वहां पर उस दूसरा का जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो ऑलमोस्ट 99.9% केसेज में बिहार में हम लोग सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए ऑर्डर 5 रूल 1 का समन्स इशू करते हैं, उसका फॉर्म भी बना हुआ। लेकिन कुछ ऐसा सूट है, ऑर्डर 37 में समरी सूट का प्रावधान है। तो समरी सूट में डिफेंडेंट को कंटेस्ट करने का राइट नहीं होता है, तो उसमें जो समन्स जाएगा वो सेटलमेंट, उसमें इशू ही नहीं फ्रेम होता। तो समरी सूट में जाएगा ऑर्डर 5 रूल 5 का फॉर हियरिंग का, एक ही बार उसमें जाएगा हियरिंग का नोटिस, अगर एडमिट हो गया तो, प्लेन एडमिट हो गया तो ना जाएगा। तो इसलिए अलग अलग है। तो हर का जिस स्टेज में रहेगा, जैसे कोई एक्सक्यूशन फाइल करता है तो एक्सक्यूशन में भी जो डिक्री होल्डर है वो एक्सक्यूशन फाइल करेगा। डिक्री होल्डर कौन होता है? प्लेंटिफ होता है। प्लेंटिफ सूट फाइल किया, प्लेंटिफ को डिक्री मिली, वो डिक्री होल्डर हो गया। डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट में जजमेंट हुआ, जजमेंट डेटर हो गया। तो अपोजिट पार्टी इसमें नहीं कहा कर, डिक्री होल्डर है, जजमेंट डेटर कहा जाता है, जिसको आप लोग हिंदी में निर्णित ऋणी बोलते हैं, और डिक्री प्राप्त करता। तो वहां पर जब नोटिस आएगा तो उसके लिए प्रावधान बना हुआ ऑर्डर 21 रूल 22, 21 रूल 22 की नोटिस आती है। उसमें भी अमेंडमेंट हो गया। प्रावधान पहले था कि अगर 1 साल के अंदर, डिक्री के 1 साल के अंदर एक्सक्यूशन फाइल हुआ तो सो कॉज नोटिस उसको बोलते हैं। 21 रूल 22 की नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं। अब अमेंड होके हो गया कि 2 साल के अंदर, अगर जजमेंट डिक्री के डेट से 2 साल के अंदर एक्सक्यूशन फाइल हो गया तो अपोजिट पार्टी जो जजमेंट डेटर होता है उसको 21 रूल 22 के अंतर्गत नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं। ये समझ गए? तो आप गया से जो सवाल किए थे कि इंजंक्शन में सम्मन जाएगा या दूसरा कोई नोटिस जाएगा, उसका पूरा आंसर हो गया। आप समझ गए संजय जी? विजयंत सिंह, आप समझ गए ना? अब जब जरूरत होगा तब फॉर्म वो देखिएगा, ठीक है? और सब लोग जिनको सब भूल गए तो भी नोट कर लिए हैं। और एक चीज और नोट कर लीजिए, सेक्शन 129 जो शुरू में बताए थे, सेक्शन 129 क्या कहता है कि हाईकोर्ट को रूल्स फ्रेम करने का अधिकार है। वो अपने लिए भी करेगा और सिविल कोर्ट के लिए, तो अपने लिए करेगा वो अलग है, और सिविल कोर्ट के लिए करेगा तो उसी को आप बोलते हैं सिविल कोर्ट रूल्स। वो रूल्स आप लोग के पास, सबके पास है न? सिविल कोर्ट रूल्स आप लोग के पास है कि नहीं है? हाँ, तो सिविल कोर्ट रूल में आपने देखा है कि कौन सा रूल है जिसमें कहते हैं कि मिसलेनियस इस केस में दर्ज होगा? बोलिए हेमा जी, याद है? नहीं सर। सेक्शन तो 141 है, रूल्स का है। कौन सेक्शन? सेक्शन 141 ऑफ सीपीसी है। हाँ, रूल्स का याद नहीं? आप लोग का फिजिकल क्लास बहुत अब लिए है, याद है कि नहीं है? इतना जल्दी भूला? हाँ, रूल 459 है, रूल 4 सिविल कोर्ट रूल्स का रूल 459। हाँ, आपको भी याद नहीं था? ठीक है, नोट कर लीजिए। उसमें देखिएगा रूल में 2 पार्ट है। पहला पार्ट में है कि सीपीसी के अंदर जितना तरह का मिसलेनियस केसेस होगा वो 1 2 3 4 5 6 करके कैटेगरी बना हुआ है। वो सब कैटेगरी में जो पिटीशन आपके यहाँ होगा उस सब में मिसलेनियस केस दर्ज हो जाएगा।
और जो उस कैटेगरी में नहीं आता उसमें मिसलेनियस नहीं होगा, उसी सूट में डिस्पोजल हो जाएगा। और दूसरा पार्ट है कि अदर एक्ट्स में स्पेशल एक्ट्स है, बहुत सा एक्ट्स है जिसके अंतर्गत पिटिशन पड़ता है तो मिसलेनियस केस होता है। जैसे आपको बताए थे प्रियम्पशन का प्रावधान कहाँ है? मुस्लिम लॉ में सर। मुस्लिम लॉ में, और हिंदू लॉ में कहीं है कि नहीं? बोलिए। जॉइंटनेस नहीं, प्रियम्पशन 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 का माने समझते हैं? हाँ, क्या? सेक्शन 21 या 22 है। हाँ ठीक है, हाँ 22। कौन बोले? नाम बोलिए। निवेदिता। निवेदिता जी, आप ठीक बोली है। सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट में ही प्रावधान बनाया गया है। क्यों प्रावधान बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि अगर कोई परिवार का व्यक्ति जो कोपासनर्स है अपना संपत्ति दूसरे को बेच रहा है तो आउटसाइडर नहीं परचेज करे, तब प्रिफरेंशियल राइट ऑफ परचेज इसको बोलते हैं प्रियम्पशन में। दूसरा नहीं खरीदेगा उससे हमको प्रेफर किया जाएगा। ये लैंड सीलिंग एक्ट जो बना है उसमें भी पहले प्रावधान था एग्रीकल्चर होल्डिंग के लिए। स्पेशल एक्ट बिहार सरकार ने बना था, बिहार लैंड फॉर फिक्सेशन ऑफ सीलिंग एरिया एंड एक्विजिशन ऑफ सरप्लस लैंड एक्ट 1961। उसके सेक्शन 16 सब क्लॉज 3 में प्रावधान था कि कोई एग्रीकल्चरल होल्डिंग का अगर खरीद बिक्री करता है तो एडजॉइनिंग रैयत जो है बगल का, उसका फ्रेगमेंटेशन नहीं हो, उससे बचाने के लिए वो प्रियम्पशन में उस DCLR को कलेक्टर अंडर दी एक्ट पावर दिया गया था, वो केस कर सकता है और उसको मिल जाएगा। बाहरी आदमी को नहीं मिलेगा, वो पैसा जो बाहरी आदमी पैसा दिया उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। ये प्रावधान था, लेकिन नॉन कल्टिवेबल लैंड में नहीं था। अब मुस्लिम लॉ में वो पर्सनल लॉ है, पहले से था, और हिंदू लॉ में ये प्रियम्पशन का 1956 एक्ट बना तो उसमें लाया गया। तो सब लोग समझ गए। तो प्रियम्पशन के लिए जो बहुत लोग टाइटल सूट फाइल कर देते हैं, इसलिए हमको याद है कि आप लोग के क्लास में हम पूरा इस पर बताए थे एक बार। तो टाइटल सूट उसमें नहीं चलेगा, वो मिसलेनियस केस चलेगा। तो वही 459 रूल में देखिएगा सेकंड पार्ट में उसमें लिखा होगा पिटीशन अंडर सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो 129 समझ गए, 121 समझ गए, ऑर्डर 48 रूल 3 समझ गए, तीनों जजमेंट समझ गए। अब बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। सर नोटिस की अभी बात कर रहे हैं सर। हाँ सर नोटिस से सर किन किन मैटर्स में सर नोटिस नहीं दिया जाता है, तो सर मोटा मोटा बता दिया जाए। जैसे सर एक प्रॉब्लम है मेरे पास। हाँ बोलिए। एक सूट आई है, मिसलिनियस सूट आई है सर। मिसलिनियस सूट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ सूट फॉर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट के लिए। उसमें वकील साहब कह रहे हैं कि ऑर्डर 9 रूल 4 के तहत नोटिस नहीं दिया जाएगा। और भी कई मैटर में प्लीड किया जाता है कि नोटिस नहीं दिया जाएगा। एक दफा सर मोटा मोटा बता दिया जाए कि किन किन मैटर्स में नोटिस नहीं दिया जाएगा। देखिए बताते हैं। ऑर्डर 9 रूल 4 निकालिए। ऑर्डर 9 रूल 4 कब अप्लाई करेगा ये समझिए। 2 और 3 के केस में ऑर्डर 9 2 या 3 में डिसमिसल हो गया। अच्छा 2 और 3 में डिसमिसल, तो 2 और 3 में डिसमिसल हो गया तो उस समय तो अपोजिट पार्टी जो डिफेंडेंट होता है वो तो कोर्ट के सामने है नहीं, तो इट इज अ मैटर बिटवीन दी कोर्ट। उसने डिफॉल्ट किया, कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि आप सम्मन फाइल कीजिए, मोसन्ना यानी कि कॉपी ऑफ प्लेंट फाइल कीजिए, प्रोसेस फी फाइल कीजिए या रजिस्टर्ड इन्वेलप फाइल कीजिए, उसने नहीं किया। वो सर्टेन ऑर्डर्स विच वाज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड बाय द प्लेंटिफ हैज नॉट बीन कंप्लाइड, देन इन डिफॉल्ट द सूट हैज बीन डिसमिस। तो इसके रिस्टोरेशन ऑर्डर 9 रूल 4 में नोटिस देना ऑप्शनल है। पुराना जजमेंट सब है, कुछ पटना हाई कोर्ट का आया है, नोटिस देना आवश्यकता नहीं, उसे अननेसेसरी डिले होगा, इसलिए कि वो बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट पर हुआ है, कोई मेरी टच नहीं किया है, अदर साइड को उससे कोई राइट एक्रूव नहीं किया। तो उसका प्रिंसिपल जान लीजिए, कुछ ऐसा ऑर्डर हो जो एक पार्टी को इफेक्ट करता हो, बट दैट ऑर्डर हैज नॉट क्रिएटेड सर्टेन राइट इन फेवर ऑफ द अदर पार्टी, जहां राइट एक्रूव कर जाता है। जैसे 9 रूल 13 में 9 रूल 13 में एक्सपार्टी डिग्री हो गया तो प्लेंटिफ को राइट एक्रू कर गया, तो जब डिफेंडेंट रेस्टोरेशन फाइल करेगा तो उसको नोटिस देना जरूरी है, क्योंकि अब एक्सपार्टी ऑर्डर को सेटिसाइड करेंगे, यानी कि जो राइट उसको एक्रू कर गया उस डिग्री से, उसको आप एनल करना चाहते हैं। तो एनल करना चाहते हैं तो वो लैटिन का जो मैक्सिम है ऑटो पार्टम
एक्टम माने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बिना सुने हुए किसी के विरुद्ध हम कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकते। इसलिए तो इसका बेसिक प्रिंसिपल समझ जाइए, जहां पर राइट एक्रू कर गया अदर साइड को, तब उसको नोटिस देना जरूरी है। एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। एग्जीक्यूशन, एक क्वेश्चन ये है सर कि आपने कहा कि यदि मान लेते हैं ऑर्डर 9 रूल 3 में हाँ होता है कि दोनों पार्टी, कभी कभी होता है कि बोथ पार्टी एपीयर हैं और किस मान ले कि ऑर्डर के कंप्लायंस के लिए रखा हुआ दोनों में से कोई नहीं आता, उस कंडीशन में भी मान लेते हैं कि वो डिसमिस हो जाता है। तो उन और माना जाएगा 9 रूल 3 में, वो आगे वाला में नहीं माना जाएगा। जब नन कंप्लायंस के लिए है तो आइदर 2 में आवेगा या 3 में आवेगा। अपीयर होने का डिफेंडेंट को राइट है, जब पार्टी वो है तो किसी भी स्टेज में प्लेंट नहीं भी एडमिट हुआ है तो अपीयर हो सकता है, आप कैसे रोकेगा? बट यू कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस, अभी तो सूट उसका समन्स के स्टेज में आया ही नहीं है। कोई थ्री में यदि हो तो उसमें और नोटिस देना जरूरी है कि नहीं? नहीं, दोनों में जरूरत नहीं। सर एग्जीक्यूशन केस में सर ऑर्डर 21 रूल 22 के तहत सर लिखा हुआ है कि अगर 2 साल के अंदर एग्जीक्यूशन केस फाइल होता है किसी डिग्री जजमेंट का तो नोटिस देना जरूरी नहीं है। तो ये सर एक पक्षीय वन साइडेड प्रोसीडिंग नहीं होगी सर, हम एक जिसके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी है उसको नोटिस नहीं देंगे, तो ये तो सर देखने में लगता है कि ये तो एक पक्षीय कार्रवाई। ठीक है, देखिए होता क्या है, क्यों बनाया गया कि जब तुरंत हो गया जजमेंट हो गया और तुरंत केस फाइल हो गया तो दोनों पार्टी को जानकारी रहती है, उसके वकील को भी जानकारी रहती है, तो वकील को भी सूचना लोग दे देते हैं प्रैक्टिकली। कानून में तो है नहीं, इसलिए कि वकील कहेगा कि हमारा सूट डिस्पोजल हो गया, अब हमारा वकालतनामा टर्मिनेट कर गया। हाँ, बाद में अगर उसी सूट से एक्सक्यूशन एराइज करता है और सेम वकील अपीयर करेगा तो उसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो कंटिन्यूटी हो जाता है कि हमको ट्रायल कोर्ट में ट्रायल सूट के में हमको वकालतनामा था, आई एम अपीयरिंग ऑन बिहाफ, तो उसको फ्रेश वकालतनामा देने की जरूरत नहीं है। तो इस सिद्धांत पर कहीं कहीं लोकल प्रैक्टिस है, लॉ नहीं है कि लोग इन्फॉर्म करा देते हैं वकील साहब को। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक्सक्यूशन है, किसी को मकान खाली कराना है, किसी का मकान तोड़ाना है, इंक्रोचमेंट हटाना है, थोड़ा डिसास्टर्स कंसिक्वेंसेज है, तो ये बार नहीं है, ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, ये डायरेक्टरी है। 2 साल के अंदर बहुत से लोग एज ए मैटर ऑफ रूटीन नोटिस दे देते हैं कि नहीं दे दिया जाता है, पता नहीं पार्टी कहाँ है। तो सर एक केस में सर 1.5 साल के बाद एग्जीक्यूशन की सूट पड़ी है सर, अब 1.5 साल के बाद हम डिफेंडेंट के खिलाफ कोई एक्शन लेने जा रहे हैं, उसको बिना सूचना दिए हम उसके खिलाफ एक्शन लेना दे दीजिए, उसे कोई हर्ज नहीं। जहाँ लॉ की बात है, लॉ में वो लॉ में मैंडेटरी नहीं। तो अगर अपने से हम इस तरीके से अगर हमें लगता है कि नोटिस दे देना चाहिए, हाँ, दे अपने से हम नोटिस भेज देते हैं तो कुछ लीगल की तरह तो नहीं होगा, क्योंकि सर सिविल में कुछ जरा सा इधर उधर हो जाए तो सर नहीं कोई कुछ नहीं होगा। ऐसा लगता है कि कोर्ट अपने से नहीं उस आप कह सकते हैं कि नोटिस देना उचित लगता है न्याय के हित में, एक लाइन लिख दीजिए सब। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट को बहुत पावर है। और अगर ये सब करें सर तो क्या ये सब चीजें अगर पूछा जाए कि आपने किस अगर नोटिस आ जाए कभी कि आपने कैसे ऐसा स्टेप लिया, तो 151 का हवाला दे दें सर, जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया सर, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। नहीं, हाँ 151 तो है, लेकिन 151 वहां लागू होता है जहां पर कोई प्रोविजन एक्सप्रेस नहीं है। दो स्थिति में 151 इस्तेमाल होता है, इन द एंड ऑफ जस्टिस, और दूसरा है टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज। हाँ, क्योंकि सर ये दोनों सिचुएशन जो कि ताकि उससे मिसयूज ऑफ पावर नहीं हो। ये ऑर्डर 9 रूल 4 ऑर्डर 21 रूल 22 सर, इनमें लॉ तो नहीं कह रहा है नोटिस देने के लिए, लेकिन हमें लगता है कभी कभी हमारा कॉन्शियस कहता है कि नोटिस दे दिया जाए, तो अगर हम देते हैं और कुछ अगर जवाब, तो उसमें भी देने पर कोई गलती नहीं है। नोटिस दे देना कोई गलती नहीं है। जहां पर कोई ऐसा अर्जेंट सिचुएशन है, कोई मैटर है, कोई रिलीफ अर्जेंट रिलीफ मांग रहा है और टेक्निकल एस्पेक्ट पर उसका डिसमिस हो गया 2 और 3 में, तो वो रिस्टोर करके फिर नोटिस दीजिए। 2 बार नोटिस देने से क्या फायदा? 2 बार नोटिस देने से कोई फायदा नहीं। फिर अगर आप रिस्टोर कर देते हैं तो फिर आपको नोटिस देना है।
देना ही पड़ेगा। जी सर। और ऐसे केसेस में अगर अपीयर करता है, देखिए बहुत सा स्मार्ट लिटिगेंट होता है तो सुओ मोटो अपीयर करता है। सुओ मोटो अपीयर करेगा तो 4 डिफेंडेंट है, मान लीजिए 4 का ज्वाइंट क्लेम है, तो एक को अपीयर करा देगा कुछ डायरेक्टरी टैक्टिस लगाने के लिए, बाकी को छोड़ के रखेगा, तो अंत में फिर देना ही पड़ता है नोटिस। दूसरी बात ये है, हाँ बोलिए कुछ। हाँ, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है सर, सीपीसी जैसे तो नहीं, लेकिन सिविल की है सर। जैसे हमें अभी नई पावर मिली है सर 160, तो सीपीसी में ये है कि कोई अगर पेटिशन आती है उसकी कॉपी दूसरी पार्टी को रिसीव कराई जाती है, वो रिजॉइंडर देता है। सर यहाँ पे मैं कटिहार में पोस्टेड हूँ, एक रेगुलर प्रैक्टिस चल रही है कि वकील साहब आके पेटिशन लाते हैं और बोल देते हैं कि दूसरी पार्टी रिसीव नहीं कर रही है, कॉपी अटैच कर दी है। और तो सर ऐसे कैसे हो जाएगा? तो फिर कोर्ट रिसीव कराना जाएगा कॉपी। और मैं देख रहा हूँ सर 80% केसेस देखिए हो रहा है। देखिए हम बता देते हैं दोनों स्थिति है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कटिहार और अररिया और फारबिसगंज और कुछ पूर्णिया में वैसा नहीं, चूंकि पूर्णिया पुराना कोर्ट है, ये सब जो नया सब बाद में जो कोर्ट बना सब डिविजनल कोर्ट, इसमें कुछ वकीलों का ट्रेंड उसी तरह का है, जानकार वकीलों की कमी है। वहाँ के केसेज आते हैं और वहाँ के प्रिजाइडिंग अफसर भी बात करते रहते हैं, तो मेरे पास भी केस आते हैं, हमको प्रैक्टिकल अनुभव है। न बढ़िया प्लेंट रहता है, न बढ़िया रिटर्न स्टेटमेंट रहता है, लेकिन टिकलिस पॉइंट और जाली कागज हुक्मनामा वहाँ लोग बहुत बनाता है, उस पर केस कर देता है। तो ऐसी स्थिति में सर क्या किया जाए? बता रहे हैं प्रेशर बनाते हैं, ठीक है। यू हैव टेकन जुडिशियल नोटिस ऑफ दिस फैक्ट कि यहाँ हर केस में ऐसा होता है। कानून में कोई भी पार्टी को अधिकार है कि हम रिसीव करें या ना करें। द डिफेंडेंट या डिफेंडेंट का लॉयर रिफ्यूज करने का उसको अधिकार है। जस्टिफाई वो कोर्ट उससे नहीं पूछ सकता कि आपने क्यों रिफ्यूज किया। जनरली होता है क्या कि अगर क्लाइंट छोड़ दिया, नहीं उसके पास है, तो रिसीव नहीं करता है कि क्लाइंट से कांटेक्ट नहीं। तो फ्रीक्वेंटली लोअर कोर्ट में जो हाई कोर्ट एडवोकेट्स रूल्स है, एडवोकेट्स एक्ट का प्रावधान है कि एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट वकील के पास नहीं जाएगा पहला वकील को छोड़कर, अनलेस की नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले, तो वो वहाँ पर स्ट्रिक्टली कहीं नहीं लोअर कोर्ट में फॉलो होता। इसलिए क्लाइंट भी फ्रीक्वेंटली वकील चेंज करते रहता है। एक कारण है लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा पहले वकील का, वो समझेगा कि हम रिसीव करेंगे तो हमको कोर्ट में जाना पड़ेगा। और दूसरा इंटेंशनली मालाफाइड मोटिव की वजह से कि अभी 2-4 डेट चलेगा, देर करने के इंटरेस्ट से। तो ऐसे केसेज में आप एक बार में आज मान लिए दिया कि कॉपी नहीं लिया, तो उनके पिटीशन पर सुनवाई नहीं करें, आप उनको ऑर्डर करें कि आप इस फैक्ट का कब उनको नोटिस दिए थे, कहाँ देने गए थे, कौन वकील थे, क्यों रिफ्यूज किया, इस सब फैक्ट्स को देते हुए आप एफिडेविट फाइल कीजिए इन सपोर्ट ऑफ इट। सिर्फ एफिडेविट फाइल करा सकते हैं। और सर कई बार ऐसी ये भी सामने आता है कि 2-3 डेट के बाद जब दूसरे पक्ष वकील एडवोकेट अपेयर होता है, वो बताता है कि हमें नोटिस देने कोई आया नहीं है। हाँ, इसलिए तो ऐसा लगता है कि एक ट्रेंड बन गया है कि हम क्यों जाएं दूसरे को देने के लिए। आप बता रहे हैं, आपका प्रॉब्लम समझ गए। एक बार आप उनको डायरेक्शन दीजिए कि एफिडेविट फाइल करें, और वकील साहब को दीजिए कि इस पर नहीं, आप उस एफिडेविट के साथ आप अलग से अपना लेटर पैड पर सर्टिफिकेट दीजिए, आप खुद गए थे देने की, रिफ्यूज किया। और अगर मुंशी गया था तो जो देने गया था उसका एफिडेविट, और जो पार्टी है उसका एफिडेविट, और वकील साहब का सर्टिफिकेट मांग लीजिए। देखिए बंद हो जाता है कल से। ठीक है सर, शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए निवेदिता जी। अभी दानापुर है कि बदल गए? दानापुर। दानापुर में है, तो 3 साल हो गया लगता है दानापुर, है ना? हाँ 3 साल हो गया। अच्छा, ट्रांसफर में सर। 4 साल कहाँ हुआ है? होने वाला है सर। होने वाला है, अच्छा ठीक है सर। 2 क्वेश्चन है एक्चुअली। व्हाट आर द प्रोविजन वेयर कोर्ट कैन इन्वोक सेक्शन 148 ऑफ CPC to grant enlargement of time to the party who is praying before the court? और सर दूसरा क्वेश्चन है, ऑर्डर 9 रूल 2 and ऑर्डर 7 रूल 11F
सर रूल 2 में है कि कोर्ट में डिसमिस द सूट। 11F में कोर्ट शैल रिजेक्ट द प्लेन। सर इफेक्ट क्या होगा और क्या कोर्ट उसको इलाजमेंट दे सकता है अगर वो कहे कि मैं मुझे आई नीड फर्दर 1 वीक टाइम फॉर फाइलिंग द कॉपीज ऑफ प्लेन? ये क्वेश्चन है। एक तो जान बता दीजिए और इसके कंटेंट। देखिए, आई थिंक योर आंसर इज inherent or embedded in your question itself. You have already answered, but I think you are testing. देखिए, सब लोग सुनिए, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। निवेदिता जी बहुत पढ़ती हैं, बहुत इंटेलिजेंट है और शी इज वेरी मच अप टू डेट। एक बार आपने हमारे पास बहुत सारा केस लॉ भेजा था सुप्रीम कोर्ट का, है ना? हाँ, व्हाट्सएप पर हमको याद है। देखिए, आपने बहुत अच्छा कहा, हिंदी में ही बोले सब लोग के लिए, ठीक है ना? हाँ, तो देखिए, ऑर्डर 9 वाला जो है वो प्रोसीड्यूरल लैप्सेस की जहां बात है, इसलिए वहां में रखा गया है। और दूसरा 148 को कहा गया, तो 148 में पहले अनलिमिटेड पावर था कोर्ट को, अभी तो 1 महीना कर दिया है, ये तो ध्यान है ना? तो जहां पर कोई लॉ परमिट करता है कोई काम करने के लिए, या कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर और डायरेक्शन है जिसको बोलते हैं परएम्प्टरी ऑर्डर, यानी कि मैंडेटरी ऑर्डर, अब कहेगा कि 1 सप्ताह के अंदर आप समझ दीजिए, नहीं तो आपका केस डिसमिस हो जाएगा। परएम्प्टरी का मतलब ही हुआ, या सीधे वर्ड लिख दिया गया 7 days परएम्प्टरी, प्लेंटिफ इज ग्रांटेड 7 days टाइम परएम्प्टरी, तो वो परएम्प्टरी है जो ऑटोमेटिकली उसका जो फेल्यूर अगर होगा तो वो डिसमिसल हो जाएगा। तो जनरली परएम्प्टरी ऑर्डर लोअर कोर्ट में लोग पास नहीं करते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ये नेचुरल फेनोमेनन है, बराबर होते रहता है। और हम लोग का बहुत सा केसेस और जरा सा भूल चूक हो गया तो डिसमिस हो जाता है। तो वहां पर जैसा कि परएम्प्टरी ऑर्डर है, कमांड है कोर्ट का, या लॉ का कमांड है, जैसे बीबीसी एक्ट में सेक्शन 15 है, 15 दिन के अंदर अगर आप जमा नहीं करेंगे तो आपका डिफेंस स्टॉक ऑफ हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई आदमी बीमार पड़ गया, अब कोरोना काल आया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, कोई ऐसा सफिशिएंट कॉज हुआ जिसके वजह से वो प्रिवेंटेड हो गया, तो ये कोर्ट पावरलेस नहीं है, कोर्ट को पावर है। तो 151 के रहते हुए भी 148 पहले बना दिया गया, तो वो अनलिमिटेड पावर दोनों मिलके हो जाता है। तो कोर्ट किसी भी केसेज में 148 इस्तेमाल कर सकता है, जहां की बाई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट सर्टेन टाइम इज फिक्स्ड और बाई द प्रोविजंस ऑफ स्टैट्यूट सर्टेन टाइम इज फिक्स्ड। दोनों केसेज में 148 हो सकता है। तो सर ऑर्डर 7 रूल 11F में मतलब फर्दर अगर टाइम मांगे तो दे सकते हैं 1 वीक के बाद, अगर 9 के अभी स्टेज में ही है, अभी 9 के स्टेज में है, और 9 के स्टेज में अगर है टाइम नहीं दिया गया है तो आपको टाइम 1 महीना तक एक्सटेंड कर सकते हैं, और 1 महीना कि कोर्ट शैल रिजेक्ट द प्लेन। ऑर्डर 7 रूल 11 में तो शैल वर्ड यूज किया। हाँ, तो शैल रिजेक्ट द प्लेंट कब? जब इन स्पाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ कोर्ट नहीं करेगा, वो रेमेडी नहीं अवेल करेगा, तब तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो सर उसमें तो ये लिखा है ना कि प्लेंटिफ हैज टू फाइल कॉपीज ऑफ प्लेन विदिन 7 days। हाँ, ठीक है। तो 7 दिन के अंदर अगर वो नहीं करता है नहीं करता है और पिटीशन दे देता है 148 का, तो पहले आपको 148 के कैटेगरी में वो है कि नहीं, वेदर डिले इज एक्सटेंडेबल और नॉट इन लास्ट। हाँ, अगर एक्सटेंडेबल है तो एक्सटेंड करना है, ही जस्टिस ओरिएंटेड होना चाहिए, कोई उसको पेनाल्टी नहीं। ऑर्डर 7 रूल एकदम एक्सटेंड कर सकते हैं, और उसके बाद एक्सटेंडेड पीरियड के बाद अगर नहीं आया तो कर सकते हैं फिर वो 7 रूल 11 में। और 7 रूल 11 में कोई जरूरी नहीं कि इनिशियल स्टेज में करें, कोशिश होना चाहिए कि इनिशियल, वो सुप्रीम कोर्ट भी किया है, हाई कोर्ट भी किया है प्लेंट, यहाँ तक कि एविडेंस होने के बाद, मेरिट के बाद भी कहा कि नहीं, ये तो प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, इसलिए मेरिट पर गया ही नहीं। उसका लीडिंग केस है अय्यर साहब का, VR कृष्णा अय्यर का, 1977 सुप्रीम कोर्ट। आप लोग को ये सब लिखाए हुए हैं पहले से, बहुत लिखा है। AIR 1977 सुप्रीम कोर्ट लिखेगी नहीं रिजेक्शन वाला। सर इफेक्ट क्या होगा फिर? डिसमिस हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। प्लेंट रिजेक्ट होने के बाद फिर दोबारा वो तो ऑर्डर 7 ही में प्रावधान है, फिर दोबारा सूट आ सकता है।
दोबारा से हाँ। लेकिन सर उसमें भी कर सकता है, ऑर्डर 9 रूल 2 में भी कर सकता है, रूल 4 में। हाँ, कर सकता है। दो ऑप्शन, प्लेंटिव हैज 2 ऑप्शन, देन ही कैन गो फॉर रिस्टोरेशन और ही कैन फाइल फ्रेश सूट। हाँ है, ये बहुत से केस में अब जैसे एक्स पार्टी हो गया था, एक्स पार्टी में 3 ऑप्शन है, अपील भी फाइल कर सकता है, रिव्यू भी फाइल कर सकता है, और सेटिंग असाइड एक्स पार्टी मिसलेनियस केस भी फाइल कर सकता है। तो इसको बोलते हैं चॉइस ऑफ एलेक्शन। वो कोई कोर्ट उसको कंपेल नहीं कर सकता इसमें क्यों गए, इसमें गए, उसको जो आसान बुझाएगा उसमें जाएगा। एम आई क्लियर? ठीक है, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है मेरा सर, जनरली होता है डिक्री पास होने के बाद एक्सक्यूशन के स्टेज में बहुत सारा मिसलेनियस पिटीशन आ जाता है, जैसे सेक्शन 47 का आ जाता है, या 97 या ऑर्डर 21, 97, 99 के आ जाता है, उसके बाद फिर 29 का देते हैं हिस्ट्री ऑफ एक्सक्यूशन के। तो ये बहुत समस्या हो जाता है। और दूसरा एक और क्वेश्चन है कि यदि मान लें कि ऑर्डर 21, 99 में जाते हैं तो वो कहता है आफ्टर डिस्पोजिशन के बाद मान लें कि वो अप्लाई होगा। तो व्हाट इज द बेस्ट प्रोसेस कि वी विल वेट फॉर डिस्पोजिंग द डेट स्ट्रेंजर और प्रायर टू डेट? ठीक, आपका 2-3 क्वेश्चन इंटरमिंगल्ड है। कहाँ पोस्टन है सरोज जी? छपरा में सर। छपरा में। छपरा में तो कॉम्प्लिकेटेड बार रहा है पहले, अभी कैसा है नहीं कर सकते। इंद्रजीत बाबू है अभी वहाँ एडीजे, इंद्रजीत सिंह सर है अभी हैं। धर्मेंद्र जी का ट्रांसफर हो गया है ना जी, धर्मेंद्र सर। ठीक है, तो आप एक्सक्यूशन केस वहाँ कर रहे हैं ना? आपका एक्सक्यूशन दोनों बनाए हुए सर, अलग नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ओ आप एक्सक्यूशन मुंसिफ भी हैं? दोनों है ही, बहुत जगह इसी तरह है। हाँ ठीक, मुंसफ एक्सक्यूशन मुंसफ साथ में है। ठीक है, तो एक्सक्यूशन का केस बहुत है आपके पास? जी सर, बहुत सारा है, अधिकांश सब पेंडिंग है। अच्छा, तो आप फटाफट एक्सक्यूशन, आप तो समझ रहे हैं, यू आर ए इंटेलिजेंट ऑफिसर, आप बहुत सवाल पूछते थे फिजिकल में। आई वाज वेरी मच प्लीज विथ योर क्वेश्चंस। तो आप कंसस भी हैं और अभी आपका अनुभव और ज्ञान दोनों बढ़ा है, अच्छी बात है। तो आप देखिए 21 रूल 97 और 21 रूल 99 और 21 रूल 98, ये तीनों को रिलेटेड है, एक संबंधी है। दूसरा है सेक्शन 47 का आपने सवाल पूछा है। एक्सक्यूशन में अभी जो अनुभव देखा जा रहा है, जो प्रॉब्लम आता है, एज ए लॉयर मेरे पास हाई कोर्ट में आता है मैटर, या एज ए फैकल्टी जुडिशियल अफसर लोग पूछते हैं, तो बहुत बर्निंग प्रॉब्लम अभी होता है कि क्लैरिटी नहीं है कि कैसे हम एक्सिक्यूट करें, कैसे प्रोसीड करें और किस स्टेज में क्या करना है। तो जैसे ही सेक्शन 47 का पिटिशन आता है तो उसमें क्लियर वर्ड है, सेटिस्फैक्शन, डिस्चार्ज एंड एक्सक्यूशन, 3 वर्ड यूज हुआ है सेक्शन 47 में। तो सेटिस्फैक्शन का मतलब हुआ कि अगर जजमेंट डेटर आके कहता है कि जो डिक्री है वो सेटिस्फाई हो चुका है, इरेस्पेक्टिव ऑफ, वहां पर क्लासिफाई नहीं किया कि कितना जितना तरह का सूट होगा उतना तरह का डिक्री होगा, तो वो सेटिस्फाइड हो गया है। तो कौन देखेगा? तो एक्सिक्यूटिंग कोर्ट ही देखेगा। किस स्टेज में देखेगा? तो किसी स्टेज में जैसे ही ये पिटीशन आ गया कि सेटिस्फाइड हो गया, तो 47 वो मिसलेनियस केस दर्ज होकर के और उसको डिसाइड करेगा। जरूरत पड़ा तो एविडेंस भी लेगा। एक्सक्यूशन, अब वो कहेगा कि नहीं एक्सक्यूट हो गया ऑर्डर। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टली एक्सक्यूट हो गया, पार्टली नहीं एक्सक्यूट हुआ, एक्सक्यूशन चल रहा है। कहीं पर मान लीजिए कि डिलीवरी ऑफ पोजीशन देना है और साथ साथ कुछ रुपया भी देना है, डिलीवरी ऑफ पोजीशन हो गया और रुपया बाकी है, एक्सक्यूशन चल रहा है, और अदर साइड कह रहा है कि नहीं सब कुछ हो गया, खत्म हो गया। बहुत तरह तरह का मैटर आता है। तो एक्सक्यूशन हुआ कि मतलब एक्सक्यूशन मतलब फुल्ली एक्सक्यूटेड हो गया, जजमेंट डिक्री जो पास हुआ उसका फुल एक्सक्यूशन हुआ कि नहीं, संपूर्ण रूप से वो कार्यान्वित हुआ कि नहीं, ये जहां पर इशू है। तो सेटिस्फैक्शन और एक्सक्यूशन एंड डिस्चार्ज। अब मान लीजिए कुछ ऐसा डिक्री है जो डिक्री का फोर्स समाप्त हो गया, अब एक्सिक्यूटिबल नहीं रह गया, ऐसा स्थिति है, तो उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। अगर तीनों सिचुएशन का कोई पिटीशन पढ़ता है, वो फैक्ट्स में गलत लिखा है, फॉल्स लिखा है, जानबूझ के लिखा है, तंग करने के लिखा है, ये अलग एस्पेक्ट है। जैसे ही पिटीशन पड़ेगा, दैट हैज टू बी रजिस्टर्ड एज ए मिसलेनियस केस। अब मिसलेनियस केस रजिस्टर्ड होगा तो चूंकि वो सेम रिकॉर्ड में ही होता है
ऑर्डर शीट एक ही चलता है, एक्सक्यूशन में ही मिसलेंस बीच बीच में ऑल्टरनेट करके चलता है। अदर साइड के वकील मौजूद रहते हैं, कॉपी रिसीव किया हो रहता है तो नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती। अगर मान लिया ऐसा हो कि उसको स्टेप नहीं ले रहा हो तो उसमें भी मिसलेनियस केस का नोटिस जाएगा अपोजिट पार्टी को। उसके बाद अगर गवाही की जरूरत है, ओरल डॉक्यूमेंट्री, जब पॉइंट रेज किया करके आप उसमें जजमेंट करेंगे। तो जो आप जजमेंट करेंगे तो वो जजमेंट माना जाएगा डिक्री पुराने अमेंडमेंट के पहले की स्थिति जो थी। और सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में डिक्री के डिफिनेशन में 2 डीम्ड डिक्री है, माने बाई लीगल फिक्शन इट इज डिक्री। एक हो गया 47 का डिसीजन और एक हो गया 144 का डिसीजन और एक हो गया ऑर्डर 7 रूल 11 का डिसीजन। वो ऑर्डर 7 रूल 11 में प्लेंट रिजेक्ट कर देते हैं तो वो इट इज ऑल्सो ए डीम्ड डिक्री। तो इसमें अमेंडमेंट हो गया। अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 2 में देखिएगा कि एक ओमिट हो गया है, यहां पर वर्ड जो था बीच में उसको ओमिट कर दिया गया सेक्शन 47 में भी और सेक्शन 2 में भी। देखिएगा 2 निकालिए, यहाँ पर है लास्ट लाइन में देखिएगा, प्लेन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन ब्रैकेट में। अगर आप लोग के पास पुराना एडिशन होगा तो उसमें लिखा हुआ होगा 47 और नया एडिशन होगा तो उसमें स्टार मार्क दिया होगा अमेंडमेंट के लिए। वो वहां पर सेक्शन 47 लिखा हुआ था पहले, वो अब खत्म हो गया। यानी कि अब सेक्शन 47 में जो आप डिसाइड करेंगे उसका डिक्री का फोर्स नहीं होगा, और जब डिक्री का फोर्स नहीं होगा तो उसका अपील भी नहीं होगा, तो उसका रिवीजन वगैरह सिविल जो होता है वो हो सकता है। और दूसरा है सेक्शन 144। 144 क्या है? वो रेस्टिट्यूशन है। रेस्टिट्यूशन कहाँ होता है? वो एक्सक्यूशन के ही स्टेज में होता है रेस्टिट्यूशन। यानी कि 2 प्रावधान है। अगर आपका ओरिजिनल कोर्ट का जो डिक्री है वो अनचैलेंज रह गया, फाइनलिटी अटेंड कर गया, या अपीलेट कोर्ट ने उसको अपहेल्ड और कंफर्म कर दिया, उस हालत से भी वो फाइनल हो गया और उसका एक्सक्यूशन अगर आता है तो उसमें रेस्टिट्यूशन की आवश्यकता नहीं। तो ऑर्डर 21 में जिस नेचर की डिक्री है, ऑर्डर 21 रूल 11 से ऑनवर्ड अलग अलग तरह के सूट का डिक्री का आप एक रूल्स आप देखेंगे, मिलेगा आपको। तो अगर कोई डिक्री हुई और वो डिक्री में अपील हुआ, वो डिक्री के अगेंस्ट में, और अपील से डिक्री को या तो कुछ मॉडिफाई कर दिया गया है, उसमें कोई चेंज कर दिया गया, या रिवर्स करके दूसरा डिक्री सब्स्टिट्यूट किया गया, यानी कि जजमेंट अपसेट हो गया, तो वो लोअर कोर्ट का जो जजमेंट डिग्री है अपीलेट कोर्ट के जजमेंट डिग्री में मर्ज कर जाता है। उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। तो आप जो है मुंसिफ है, मान लीजिए कि आपने डिग्री पास किया तो आपके पास तो रिकॉर्ड में वही डिग्री है और आपके डिग्री को अपीलेट कोर्ट ने बाई जजमेंट पहले रिवर्स किया, लेकिन डिग्री में जो नाम पता जो मैटर्स लिखा हुआ है, जो फॉर्म बना हुआ वो उसको वो चेंज नहीं कर सकता। वो अपीलेट कोर्ट का जो जजमेंट है उसके आधार पर अपीलेट डिग्री बनेगी, तो ये माना जाएगा कि लोअर कोर्ट की डिग्री मर्ज कर गई, यानी कि अब लोअर कोर्ट की डिग्री अब एग्जिस्ट नहीं करती है लीगली। तो अब जो एक्सक्यूशन होगा वो अपीलेट कोर्ट का होगा। तो एक्सक्यूशन का प्रिंसिपल है कि जो कोर्ट डिग्री पास करता है वो सेम कोर्ट उसको एक्सक्यूट करेगा, पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल है कि अगर वो अपीलेट कोर्ट का जो ओरिजिनल ट्रायल कोर्ट का ट्रांसफर हो गया, जिसने डिग्री पास किया, तो जो ट्रांसफरी कोर्ट यानी कि जो उसका सक्सेसर इन ऑफिस होगा कोर्ट, वो उसको एक्सक्यूट करेगा। और दूसरी स्थिति बनती है कि अगर स्पेशल या जनरल ट्रांसफर से वो जो ट्रायल कोर्ट जिसने की डिग्री पास किया ओरिजिनल कोर्ट, उसके यहाँ से एक्सक्यूशन केस ट्रांसफर होकर दूसरे कोर्ट में आ गया, तो वो भी ट्रांसफरी कोर्ट कहलाया। तो ट्रांसफरी कोर्ट को भी एक्सक्यूशन करने का अधिकार है।
तीसरी स्थिति बनती है टिकरी ट्रांसफर, जो आप लोग को कई बार बताया भी कि सेक्शन 16 सीपीसी के हिसाब से इम्यूल प्रॉपर्टी का अगर सूट होता है तो कई कोर्ट के जुडिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, तो किसी एक कोर्ट में हो सकता है। जैसे पटना गया दिल्ली का है तो पटना में केस हो सकता है, और जब टिकरी हो गई एक्सक्यूशन होगा तब पटना के प्रॉपर्टी का पटना में एक्सक्यूशन होगा, गया के प्रॉपर्टी का गया में होगा, दिल्ली के प्रॉपर्टी का दिल्ली में होगा। तो उसके लिए वो टिकरी को वहाँ ट्रांसफर किया जाता है। तो वो जो ट्रांसफरी कोर्ट होगा जो आउट ऑफ स्टेशन है, ओरिजिनल कोर्ट के टेरिटोरियल लिमिट से बाहर है, वो एक्सक्यूट करता है। तो वैसी स्थिति में ये टिकरी एक्सक्यूटेबल है, सब माना जाएगा ट्रायल कोर्ट या ट्रांसफरी कोर्ट। लेकिन अपलेट कोर्ट का टिकरी वो ट्रायल कोर्ट नहीं एक्सक्यूट कर सकता है, तो इसीलिए उसके लिए रेस्टिट्यूशन का प्रावधान दिया गया है। तो फिर वो ट्रायल कोर्ट में जो टिकरी होल्डर है फर्स्ट अपलेट कोर्ट का या सेकेंड अपलेट कोर्ट का, वो पिटिशन देगा 144 में। तो बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं। अभी एक केस पेंडिंग है भागलपुर सब जज में, वो 2 बार वर्चुअल क्लास में वो अटेंड किए हैं सब जज साहब मेरे, और उनको 2 बार हम डिसीजन बहुत सारा उनको लिखाए थे बताए थे, लेकिन 1 साल से ज़्यादा हो गया अभी तक उन्होंने उसको डिस्पोजल नहीं किया। उनको समझ ही में नहीं आ रहा। और वहाँ के वकील जो काम कर रहे हैं, जो क्लाइंट मेरा था और खिलाफ पार्टी के जो वकील है, दोनों पार्टी के वकील ने कोर्ट को सही जानकारी नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने लॉ प्लेस ही नहीं किया। उन लोगों ने एक अलग पिटिशन दे दिया मिसलेनियस 144 में, और फिर एक अलग एक्सक्यूशन कर दिया ऑर्डर 21 में। ऐसा लॉ नहीं कहता है। 144 इज इटसेल्फ एन एक्सक्यूशन पिटिशन। तो 144 के स्टेज में ही वो कोर्ट देखेगा कि अपलेट कोर्ट ने क्या कहा है, तब बाई वर्च्यू ऑफ 144 ये ट्रायल कोर्ट की ड्यूटी है, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन दोनों है कि अपलेट कोर्ट के ऑर्डर को वो एक्सक्यूट करे। जब तक 144 का जो जुरिडिक्शन है कोर्ट इन्वोक नहीं करेगा, तो अपलेट डिक्री को ट्रायल कोर्ट एक्सक्यूट नहीं कर सकता है। तो उसके लिए 144 एक्सक्यूशन होगा, 151 में 21 में जाकर के एक्सक्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए 47 में आप डिसाइड करते हैं तो डिसाइड कर सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है 144 में करेंगे तो वो अपीलेबल होगा, वो भी टीम डिग्री माना जाएगा। तो ये दोनों चीज है। अब आइए 97, 98, 99। तो 97, 98 और 99 में क्या है कि सेक्शन पढ़ने से, जैसा सरोज जी आपने कहा कि सर डिस्पोजेशन तक के लिए इंतजार करना है, तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेटल कर दिया है। अगर कोई आदमी, देखिए वो 97, 98 और 99 का स्कोप कब आता है, जब कोई थर्ड पार्टी का मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिनल जजमेंट डेटर और टिकरी होल्डर है उसका डेरिवेटिव इंटरेस्ट उसके पास नहीं है, यानी कि उसका कोई बाल बच्चा वारिस जो उससे इनहेरिट किया या बाई सक्सेशन उसको आया, वो नहीं है, या उसका ट्रांसफरी, असाइनी, एक्सक्यूटर, लीगेटी जो उसको लीगल रिप्रेजेंट करने वाला हो व्यक्ति, वो नहीं है। वो अदर देन बोथ पार्टीज है और वो इंडिपेंडेंट राइट टाइटल इंटरेस्ट क्लेम करता है। तो ऐसा बहुत बार होता है, वो पॉलिसी सूट हो या कोई फ्रॉडलेंट सूट हो, ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया और उसमें सी की प्रॉपर्टी को अटैच करा दिया। तो ऑर्डर 21 रूल 58 में जब अटैचमेंट होता है तो उसमें भी मिसलेनियस एप्लीकेशन होता है। उसमें है कि अटैचमेंट से हमारा रिलीज कर दिया जाए, थर्ड पार्टी चला सकता है, तो उसमें अटैचमेंट के बाद आएगा। लेकिन जब डिलीवरी ऑफ पोजेशन के लिए इशू होता है, तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन का वारंट इशू होने के बाद या पहले अप्रीहेंडेड डिस्पोजेशन है तो भी आ सकता है 21 रूल 97 में, अगर डिस्पोजेस आ गया तो भी हो सकता है। और उसका इंक्वायरी होता है 101 में, एविडेंस होता है जस्ट लाइक सूट। और 102 में लिखा हुआ है कि वो डिक्री होगा और उसका फिर अपील वगैरह होगा, फिर उसको सूट में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कंपैक्ट अपने आप में प्रोसीजर है। उस पर जजमेंट लिखा दे क्या सरोज जी? जजमेंट लिखा दें? अच्छा लिखा देते हैं।
प्रिंसिपल जो बताए सरोज जी समझ गए ने? जी सर। आप जजमेंट लिख लीजिए, आप तो इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं, आप तुरंत फॉलो कर लीजिएगा जजमेंट से, आप डिस्पोजल करने में आपको सुविधा होगी। एक्सक्यूशन को अच्छा से डिस्पोजल कीजिए, एक्सक्यूशन पेंडिंग बहुत है, वो हाई कोर्ट से भी इंस्ट्रक्शन गया है कि इस पर क्लास लगाइए, एक्सक्यूशन बहुत जगह पेंडिंग है, कहीं कहीं तो 40 साल से एक्सक्यूशन पेंडिंग है। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति है। एक केस है हाजीपुर का, उसमें 97 में हमने बहस किया था हाई कोर्ट में, जब ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सेशन झा ज्वाइन किए थे 94 वगैरह में, हाउस 97 का मैटर है। और 97 के बाद वो 2021 में वो आदमी मेरे पास आया, कितना साल हो गया, करीब 23-24 साल। तो वो नहीं आया, उसका परचेजर या उसका परिवार का कोई व्यक्ति आया और हमको हाईकोर्ट में कोई अदर साइड स्टे वगैरह करा दिया था हाईकोर्ट से, उसको वैकेट कराने के लिए इंगेज किया। तो जब हम उसका रिकॉर्ड पढ़ने लगे तो देखते हैं कि मेरा ही नाम है हाईकोर्ट के प्रीवियस ऑर्डर में। तो हमको याद आ गया कि ये मैटर हम तो इसमें बहस किए थे। उस आदमी से पूछे तो बताया कि सर उस समय घटना घट गई थी, एक्सक्यूशन के लिए गया था हाजीपुर कोर्ट के सिविल कोर्ट के सामने, वो मार्केट एरिया बहुत कॉस्टली प्रॉपर्टी है, करोड़ों करोड़ की अरबों की प्रॉपर्टी है, उसमें कई आदमी का कब्जा था। एक आदमी जानबूझ के कि डिलीवरी ऑपरेशन इफेक्ट नहीं हो आग लगा लिया, हल्ला करने लगा कि आग लगा दिया। तो वो आग तो लगाया कि लोग भाग जाए डर के मारे। तो कोर्ट का स्टाफ लोग था, पुलिस पार्टी थी, मजिस्ट्रेट था, जो भी था वो सब डर गया और आग ऐसा लग गया उसके शरीर में कि वो जल गया। तो FIR वगैरह हुआ, PMCH आया, 2-4 दिन के बाद मर गया। तो केस उस चला था, तो उसके बाद से वो हेल्ड अप हो गया, तो कोई हिम्मत ही नहीं करता था। तो 97 के बाद अभी इधर उसमें हम ऑर्डर कराए हैं, तो वो भी पार्टे पोर्शन का जो आया मेरे पास, वो पार्टी पोर्शन का था। देखिए ये केस है जिसमें कहा है डिस्पोजेशन का मतलब होता है नॉट एक्चुअल फिजिकल डिस्पोजेशन। ये 2-3 केस दिखा देते हैं आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। कौन आदमी करेगा और कौन नहीं करेगा और कब डिस्पोजेशन होगा या नहीं होगा, ये सब 2-3 जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जजमेंट लिखा देते हैं, उसके बाद फिर आधा घंटा का ब्रेक है, आधा घंटा के ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। पहला जजमेंट है प्रभात वर्सेस निर्मला। प्रभात वर्सेस निर्मला, AIR 1999 पटना 130। सब लोग लिखिए, सब लोग ध्यान सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किए हैं सरोज जी ने। फिर से रिपीट कर देना है, प्रभात वर्सेस निर्मला, AIR 1999 पटना 130। ये इक्विवेलेंट भी है 1999 BBCJ 189। इसमें जजमेंट में डिवीजन बेंच ने कहा है कि एनी पर्सन का मतलब क्या है, एनी पर्सन इंक्लूड्स स्ट्रेंजर ऑल्सो। और दूसरा है एक्सक्यूशन कोर्ट को ऐसे स्थिति में क्या है, मैंडेटरी है 197 से लेकर के 103 का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना ही मैंडेटरी है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट जजमेंट है। दूसरा जजमेंट है AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट, AIR 1977 सुप्रीम कोर्ट 856 ब्रह्मदेव चौधरी वर्सेस ऋषिकेश प्रसाद। सर शुरू से एक बार बता दीजिए पूरा। पहले वाला नहीं लिखे सर, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, आप कहाँ हैं? सर गोपालगंज में। गोपालगंज में नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, बोल देते हैं। पहला जजमेंट जो हम बताए थे वो पटना हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच है, प्रभात वर्सेस निर्मला। AIR 1999 पटना 130। इसका इक्विवेलेंट है 1999 BBCJ 189, डिवीजन बेंच जजमेंट है। जी सर।
दूसरा जजमेंट बताया मैंने, AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट 856, 1997 सुप्रीम कोर्ट 856, ब्रह्मदेव चौधरी वर्सेस ऋषिकेश। तो 97 और 77 सर। 97, 1997 सुप्रीम कोर्ट 856। ये जजमेंट आपको SCC में भी मिलेगा, 1997 वॉल्यूम 3 SCC 698। 1997 वॉल्यूम 3 SCC 698। अब एक और जजमेंट लिखिए, 1998 वॉल्यूम 4, 1998 वॉल्यूम 4 SCC 543। इसी में है सरोज जी की, डिस्पोजेशन डज नॉट मीन एक्चुअल फिजिकल डिस्पोजेशन। इसका इक्विवेलेंट है AIR में भी, AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट। इसका पार्टी का नाम इसका है श्रीनाथ वर्सेस राजेश। और एक जजमेंट है आपका AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट 1754। अब एक लेटेस्ट जजमेंट लिखिए कि अब दखल दहानी नहीं हो सकता है, बिना एडजुडिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा पूरा प्रोसीजर। ये है केस तंजीम वर्सेस बीबी हलीमा, तंजीम वर्सेस बीबी हलीमा, AIR 2002 सुप्रीम कोर्ट 3083। उसके बाद मिसलेनियस केस में आपको दर्ज करना है अच्छा, पहला वाला जो लिखे थे 1998 सुप्रीम कोर्ट 1754 पेज लिखे हैं ना, उसका पार्टी का नाम लिख लीजिए, सिल्वर लाइन। 1998 सुप्रीम कोर्ट 1754 का पार्टी का नाम है सिल्वर लाइन वर्सेस राजीव ट्रस्ट, सिल्वर लाइन वर्सेस राजीव ट्रस्ट। और आपको मैंडेटरी है मिसलेनियस केस रजिस्टर करना। इस पर जजमेंट है जुगल किशोर वर्सेस मोहन लाल खेतान, जुगल किशोर वर्सेस मोहन लाल खेतान, 2009 वॉल्यूम 4 PLJR 651। बहुत सब मल्टीप्लाई करेगा, ये सब पढ़िएगा तो आइडिया हो जाएगा। और भी उसके बाद का जजमेंट है, सेम प्रिंसिपल है कि जैसे फाइल होगा वैसे ही मिसलेनियस केस में दर्ज होगा, अदर साइड को नोटिस जाएगा, उसका फुल फ्लेजेड हियरिंग जैसे सूट में करते हैं, एविडेंस लेते हैं और उसका जजमेंट पास करेंगे। वो जजमेंट अपीलेबल होगा और इसका फोर्स डिक्री की तरह होगा, वो आगे सब आपको मिलेगा। आई थिंक वी हैव एक्सीडेड 6 minutes more. Let us have a break for half an hour. We shall meet after half an hour. Now the class is over.